न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मई से जून तक भीषण गर्मी थी, तब हमारे दिन बादलों के इंतजार में बीते। फिर जब बादलों ने बरसना शुरू किया तो बाढ़ का सिलसिला शुरू हो गया। बाढ़ का जिक्र होते ही हमारी आंखों के सामने उत्तर प्रदेश, बिहार, असम जैसे राज्यों की तस्वीर घूमने लग जाती है, क्योंकि यही वो राज्य हैं जहां पर हर साल बाढ़ हाहाकार मचाती है। अब तो सैलाब का दायरा काफी बढ़ चुका है। ये उन राज्यों को भी अपनी चपेट में ले रही जहां कभी बाढ़ आया ही नहीं करती थी। अब सवाल यही है कि हर साल मानसून से पहले बाढ़ से निपटने के एक्शन प्लान बनते हैं, तैयारियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी बाढ़ सारी तैयारियों के बांध तोड़ता हुआ शहरों को अपने कब्जे में ले लेता है। क्या ये प्लानिंग की दिक्कत है या फिर मौसम का बदला मिजाज है? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि इस बार अभी तक ढंग से बरसात भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सैलाब कहां से आया? आखिर बारिश कम, सैलाब ज्यादा क्यों है? इन सवालों के इर्द गिर्द ही रहेगी हमारी आज की चर्चा। तमाम खास मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरे देश में क्या है स्थिति बाढ़ की वो दिखाते हैं। बाढ़ के पानी के आगे जिंदगी कितनी बेबस हो सकती है, ये उसकी जीती जागती तस्वीर है। अमरावती में भारी बारिश के बाद रेणुका नाले में ऐसा उफान आया कि देखने वाले देखते रह गए। इस बहाव में जब बाइक सवार बहने लगा तो लोगों ने रस्सी के सहारे उसकी जान बचाई। अब जरा महाराष्ट्र के नांदेड़ की ये तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ तेज बारिश के बाद हालात ऐसे बने कि बाढ़ के पानी में मुसाफिरों समेत पूरा ऑटो ही बह गया। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इन दिनों आधे हिंदुस्तान का यही हाल है, या तो नदियां उफान पर हैं और फिर बारिश के बाद हाल बेहाल है। बारिश के मौसम के गुजरते दिनों के साथ तमाम नदियों ने अपनी हद पार कर दी है। इन दिनों उत्तर भारत की तमाम नदियां अपने रौद्र रूप में हैं। नदियों का पानी लगातार जमीन निकल रहा है। बाढ़ की त्रासदी का सबसे मुश्किल सामना बिहार और यूपी के लोग कर रहे हैं। अभी यूपी के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो बिहार के करीब 10 जिले के लोग बाढ़ के महासागर में समा चुके हैं। बिहार में कोसी नदी तिल तिल जमीन निकल रही है। बिहार में कोसी नदी का पानी नए नए इलाकों में फैलता जा रहा है और खासकर मधेपुरा में भी जो है वो लगातार कई नए इलाकों में कोसी का पानी पिछले कुछ दिनों में फैल गया है। और हम इस वक्त मौजूद हैं मधेपुरा जिले के खापुर गांव में, और खापुर गांव की पहले आपको हम तस्वीर ज़रा दिखा देते हैं। चारों तरफ आप देखिए कैसे ये गांव जो है पिछले सप्ताह भर से जो है वो पानी में डूबा हुआ है। चारों तरफ आपको कोसी का पानी ही नज़र आ रहा होगा और हालात काफ़ी यहाँ पर ख़राब है। लेकिन हम यहाँ पर दरअसल इस नाव के ज़रिए आज आपको गांव की तस्वीरों के साथ साथ मेरे पीछे जो ये आप देख सकते हैं ये तस्वीर दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं। मेरे पीछे आप देखिए ये एक सरकारी स्कूल है, ये एक प्राइमरी स्कूल है जो चारों तरफ से कोसी के पानी से घिरा हुआ है। और ये स्कूल जो है वो पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो गया है और स्कूल तक बच्चों के या शिक्षकों के पहुंचने के लिए आने जाने का कोई साधन नहीं बचा है। और इसीलिए इन्हें एक नाव जो है वो स्थानीय प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई गई है और उसी नाव पर सवार होकर ये बच्चे जो हैं रोजाना सुबह स्कूल पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम नदियों में भी पानी अब सर के ऊपर से गुजरने लगा है। क्या राप्ती, क्या गोमती और क्या कुन्हरा, हर नदी विकराल रूप ले चुकी है। लिहाजा उन्नाव से लेकर गोरखपुर तक जिंदगी डूबी डूबी सी नजर आ रही है। सैकड़ों गांव जलमग्न हैं। बस्ती का ये स्कूल ही देख लीजिए। कल तक इस स्कूल का पता धरती पर था, आज ये स्कूल पानी के बीचों बीच है। इस बीच गंगा नदी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और इसका असर काशी में बहती अविरल धारा पर भी नजर आने लगा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 20 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अभी चेतावनी बिंदु से जहां 8 मीटर तो खतरे के निशान से 9 मीटर नीचे गंगा बह रही है, लेकिन अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो घाटों की सीढ़ियां हैं वो धीरे धीरे जलमग्न होना शुरू हो गई है। और देख सकते हैं हमारे ठीक सामने मणिकर्णिका महाश्मशान घाट है, वहां तक गंगा आगे बढ़ चली है। तो वहीं दूसरी तरफ रत्नेश्वर महादेव का वो जो घुमा हुआ मंदिर है जिसे
काशी करवट के नाम से भी जानते हैं। उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो मंदिर थोड़ा सा एक कोण पर झुका हुआ है और बाढ़ के इस सीजन में, बाढ़ के इस प्रकोप के वक्त और भी भयावह सा लगता है। और ये दूसरी तरफ ये काशी विश्वनाथ धाम का ये गंगा द्वार वाला गेट है। देख सकते हैं इनकी सीढ़ियों तक गंगा का जलस्तर आ पहुंचा है। जलकुंभी जो बाढ़ से होते हुए इन मैदानी इलाकों तक आ पहुंचती हैं वो भी देखी जा सकती है और लगातार पानी में जो बहाव है वो तेज होता चला जा रहा है। गुजरात के जूनागढ़ से आई ये तस्वीर भी देख लीजिए। मधुवंती नदी में उफान के बाद फर्क करना मुश्किल है कि ये शहर है या फिर समंदर। जूनागढ़ में नदी का पानी इंसानी बस्ती के बीचों बीच से गुजर रहा है। कारें डूबी हैं और जिंदगी इस बाढ़ के आगे बेबस है। बाढ़ का सदमा देश को पूरब से लेकर पश्चिम तक लगा है। गुजरात के तमाम इलाके बाढ़ से संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं बाढ़ में डूबे असम का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। असम के तमाम गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। जोरहाट से आई ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि असम के लिए बादल कितने बेदर्द साबित हुए हैं। कहने को ये शहर है, लेकिन बारिश और बाढ़ के बाद इस शहर में चारों ओर अब समंदर है। असम में नदियां उफान पर हैं और शहरों के नालों से पानी के गुजरने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। लिहाजा सारा पानी शहर के हिस्से आधम का है। इस मुश्किल वक्त में जिन माननीयों से लोगों को उम्मीद की मदद रहती है, बाढ़ के पानी ने उनके घर तक डुबो दिए हैं। लगता तो यही है कि बाढ़ हमारे लिए अब एक ऐसा सवाल बन गई है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। बाढ़ हर साल आती है और अपने साथ सियासी वादों और इरादों को बहा ले जाती है। हर साल बाढ़ में जिंदगी का डूब जाना देश की बड़ी आबादी का मुकद्दर बन चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई हमारे पास बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने का कोई सोल्यूशन है, और क्या वाकई नदियों को जोड़कर बाढ़ के समंदर को थामा जा सकता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, मधेपुरा से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, बाढ़ के विरुद्ध कैसा हो महायुद्ध, इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर फयाज खुदसर हमारे साथ हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट भी हैं। हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद है नवीन भटनागर जी, फॉर्मर डीआईजी हैं एनडीआरएफ, डॉक्टर सुशील द्विवेदी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और किशन मित्रू साहब डिजास्टर मैनेजमेंट से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फयाज, चर्चा आप ही से शुरू करते हुए सबसे पहले देखिए, कहा यह जाता था कि बारिश तेज होती है तो बाढ़ आती, लेकिन आए साल ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। इस साल यह है कि बारिश हल्की सी कहीं भी होती है तो स्थिति बाढ़ जैसी हो जाती है। क्या इसके पीछे की वजह आप देखते हैं? देखिए, जब ये नज़ारा साफ है कि बाढ़ नदियों में आती है और नदियों के फ्लड प्लेन पे हमने अपना बसेरा बनाया है। जब किसी भी नदी को देखें, गौर करें, वो गंगा हो, यमुना हो। अभी रिसेंटली मैं कुकरेल पे काम करके आया, मैंने वहां देखा कि किस तरह नदी के मेन चैनल पे घर बना रखा है लोगों ने। तो नदियों का फ्लड प्लेन इसलिए होता है कि जब बारिश का वक्त आता है तो नदियों के लिए इतनी जगह होती है कि उसमें अपने बाढ़ को समाहित कर सके। फ्लड प्लेन को गौर से देखें तो फ्लड प्लेन में सिर्फ जमीन नहीं होती, उसमें फ्लड प्लेन वेटलैंड होता है, फ्लड प्लेन ग्रासलैंड होता है, फ्लड प्लेन फॉरेस्ट होता है, जो इनको एक तरह से स्पॉन्ज की तरह काम करता है और पानी को अपने अंदर समाहित करता है। तो हमने फ्लड प्लेन के साथ इतनी ज्यादा छेड़छाड़ की है। सड़कों में, घरों में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने नदियों का आदर नहीं किया, और उसका नजारा आपके सामने है कि चारों तरफ से पानी जब भरता है तो सिर्फ आपकी तरफ आता है। और जबकि ये भी जानना जरूरी है कि सबसॉइल और डीप एक्वीफर बिल्कुल ड्राई है, क्योंकि इतना हमने पानी खींच लिया कि वो हम ऑलरेडी मुश्किल में हैं, उसके बावजूद भी ये पानी धरती में क्यों नहीं जा रहा। तो ये कंक्रीट का शहर, ये कंक्रीट का पूरा इलाका बनता जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी को धरती में ले जा सके। इसको अगर हम कंपेयर करें, सर, पानी बहता हुआ खुद सर, इसको अगर हम कंपेयर करें, आपने कंक्रीट का यहाँ पर जिक्र किया, थोड़ा सा इसको अगर आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, क्योंकि कंक्रीट के शहर अक्सर हम देखते हैं कि शहर बन रहे हैं, गांव में अभी भी कंक्रीट के उतना इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है, बावजूद इसके जो छोटे इलाके हैं या नदी के किनारे वाले जो तमाम इलाके हैं, वहां पर सबसे ज्यादा हालात खराब हैं।
देखिए, ज्यादातर जो विलेजेस के आसपास देखेंगे बहुत सारी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको हमने कभी नदी समझा ही नहीं। अक्सर हाँ, उसके अगर गौर करें उसके घर तक हैं। नदी के बीच में मेन चैनल, नदी सिर्फ मेन चैनल नहीं होती, मैं आपको बताना चाहूंगा। नदी के अंदर 5-6 कंपोनेंट्स होते हैं। एक मेन चैनल है, उसके ऊपर राइपेरियन जोन है, उसके ऊपर एक्टिव फ्लड प्लेन है, उसके ऊपर ओल्ड एलुवियम फ्लड प्लेन है, तब एम्बैंकमेंट होते हैं। लेकिन हमने इन सारी जगहों पे खेती की है या घर बनाया है, आप कुछ भी कह लें। मैं अभी विलेजेस से होके आया हूँ, आस्ती विलेज से लेकर के गोमती कॉन्फ्लुएंस तक देखा, उस तरह वरुणा 80 पे चल के पैदल देखा। हर जगह पे यही हाल है, वो गांव हो शहर हो, क्योंकि जो ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी, वो बारिश में ही जिंदा होती हैं। अगर उसके छोटे से फ्लड प्लेन को हम अगर छोड़ पाए तो शायद ये जिंदगी ज्यादा कुशादा होगी और फ्लड से हम लड़ पाएंगे। इसके साथ जो क्लाइमेट चेंज का एक प्रभाव है, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न है, छोटे वक्त में बहुत सारी बारिश हो जाती है, जो जमीन में ये कैपेसिटी नहीं है कि उसको अंदर उतने ले जा सके, तो वो कहाँ जाएगी? वो जब सब सॉइल डीप एक्वीफर में नहीं जाएगी तो नियरेस्ट डिप्रेशन में जाएगी, और किसी भी शहर का नियरेस्ट डिप्रेशन और किसी भी गांव का नियरेस्ट डिप्रेशन उसकी नदियां होती हैं, उससे नीचे कुछ भी नहीं होता, और उन नदियों से होकर फिर पानी बहता है जो बाढ़ की शक्ल लेता है। चलिए, लौटती हूँ आपके पास। नवीन भटनागर साहब हैं, फॉर्मर डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। सर, ये बताइए कि देखिए, खर्च करोड़ों किए जाते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि इस बार बाढ़ को रोकने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जो हाल इस बार हमने देखा, अब चाहे वो शहरी इलाका दिल्ली का क्यों ना हो, या फिर हम गांव की बात कर ले, या फिर वो दूर दराज के इलाके जहां पर कभी बाढ़ आती भी नहीं थी, वहां पर भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। बारिश उतनी नहीं हो रही है, बाढ़ ज्यादा आ रही है। पैसा खर्च करने के बाद भी स्थिति सुधरती नहीं है। ये हमसे पूछ रहे हैं आप? जी भटनागर साहब, आपसे सवाल है मेरा। हेलो। जी जी, नवीन भटनागर जी, आपसे सवाल है। बिल्कुल। हेलो जी नवीन भटनागर जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? ये मेरे से पूछा आपने? जी। हेलो। चलिए, लौटती हूँ। नवीन जी के पास शायद आवाज नहीं आ रही। कृष्ण मित्र जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। सर, आपका ऑडियो म्यूट है। नहीं जी, मेरा ऑडियो अनम्यूटेड है। जी जी सर, अपनी बात रखिए। देखिए, दो सिचुएशंस हैं, एक तो अर्बन सिटीज और दूसरा रूरल विलेजेस मैं कहूँगा। आजकल जैसे कि अभी डॉक्टर फयाज ने बताया, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है सारी दुनिया भर में। उसकी वजह से अभी तक इस साल खास तौर पे बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई है। लेकिन फ्लडिंग का अगर मैकेनिज्म देखें तो फ्लडिंग का मैकेनिज्म है क्या? ये बेसिकली पानी इकट्ठा होता है जिसकी निकासी नहीं होती, पानी निकल नहीं सकता। शहरी इलाके में पानी कैसे निकलता है? वो ड्रेनेज सिस्टम से निकलता है। गांव वाले इलाकों में पानी कैसे निकलता है? नदियों के जरिए से। हमने देखा है, बार बार देखा है कि शहरी इलाके में ड्रेन्स जो है वो साफ नहीं होती। जो गांव के इलाके हैं वहां पे जो नदियां बहती हैं, उन नदियों में जो पानी आता है, पर्वतों से पानी आते हैं। जो पर्वतों से पानी आता है उसके साथ पत्थर, कंकड़, बहुत सारी मिट्टी बह के आती है जो कि नदी के तल पे, रिवर बेड पे जमती जाती है। जब तक के आप रिवर की सतह की मिट्टी रेगुलरली नहीं हटाएंगे, रिवर ड्रजिंग, जिसको ड्रजिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर वो नहीं होगा तो जो नदी का स्तर है वो ऊपर 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 होता जाएगा। और जैसे ही नदी का स्तर ऊपर आएगा, थोड़ा सा पानी आते ही वो जमीन पर एम्बैंकमेंट तोड़ के फैल जाएगा। यही सिचुएशन हुई है बार बार अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में। जब तक के सिविक अथॉरिटीज
रेगुलर ड्रेन क्लीनिंग नहीं करेंगे, रेगुलर ड्रजिंग नहीं करेंगे, ये हादसे, फ्लडिंग के हादसे होते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। जहां तक के असम का सवाल है, मैं असम से 1966 से लेके 1984 तक बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं, और मैंने हर एक जगह पे सिलीगुड़ी से लेके नागालैंड तक बहुत सर्विस करी है, 5-5.5 बिताए हैं वहां पे। मैं तीस्ता नदी से भी वाकिफ हूँ, ब्रह्मपुत्रा नदी से भी वाकिफ हूँ। इनमें जब पहाड़ों में जब बारिश आती है तो बहुत सैलाब आता है, बहुत जोर से सैलाब आता है। जैसे काजीरंगा का एरिया देखिए आप, वहां ब्रह्मपुत्रा इतनी फैल जाती है, जो जानवर हैं काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो भी कई बार पानी में बह जाते हैं या पानी से हटके दूर चले जाते हैं। लेकिन सर, इसके लिए प्लानिंग तो होती है ना, पैसा भी खर्च किया जाता है, और ये एक ऐसी स्थिति है, बिल्कुल आप अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ शेयर कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है जिससे हम वाकिफ है आज से नहीं, सालों से। आपको शायद याद होगा, 1968 में जलपाईगुड़ी में फ्लड्स आए थे, बाढ़ आई थी, जबकि वहां पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई थी वो बाढ़ की सिचुएशन का जायजा लेने के लिए। ठीक है। और उनको उन पे पथराव हुआ था जहां पे उनके नाक पे चोट लगी थी, शायद आपको याद होगा। अब ऐसी सिचुएशन है। 1968 से मैं आपको बताया जैसे कि मैं तो 1966 से वाकिफ हूँ उस एरिया से, परपेचुअली आती है बाढ़, वहां पे फ्लड कंट्रोल सिस्टम इज अ टोटल फेलियर। अभी तक इतने सालों में 50-55 ये फेलियर किसकी तरफ से है? देखिए, सिविक अथॉरिटीज। और सर वही एरिया ऐसा है, आपने काजीरंगा का यहाँ पर जिक्र किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पर सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट हो रहा है। देखिए, जहां पॉपुलेशन बढ़ेगी वहां इंक्रोचमेंट होगा। क्योंकि सिविक सर्विसेज है नहीं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एनक्रोचमेंट तो होगी ही होगी। क्योंकि एक बार डॉक्टर सुशील को, सर मैं रोकती हूँ, एक बार डॉक्टर सुशील को भी इंक्लूड कर लेती हूँ और इसी बात को आगे बढ़ाइए कृष्ण मित्रू साहब की, क्या ये प्लानिंग की दिक्कत है या हम ये कहें कि ये मौसम का बदला मिजाज है? आप एक एनवायरमेंटलिस्ट है, दोनों पर आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, इसको दो नजरिए से देख सकते हैं। एक तो हम इंसानों की जो गतिविधियां हैं, जो हमारी और आपका लालच है, तो इतना बढ़ गया है कि दूसरा, हम और आप लोगों ने ऐसी जगह पर भी इंक्रोचमेंट कर लिया जो नदियों का अपना स्वाभाविक क्षेत्र होता था, या नदियों के जो किनारे होते थे, या फिर रिवर बेड कह सकते हैं, या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो वेटलैंड जिन्हें हम कहते थे। एक तो हम ये देख सकते हैं, और दूसरा ये है कि जो हम और आप दुनिया में जो इस समय क्लाइमेट चेंज के रूप में जो एक सच्चाई देख रहे हैं, पहले ये माना जा रहा था कि ये एक प्रकार की ये भ्रम है, एक प्रकार की ये इसके पीछे की सच्चाई नहीं, लेकिन अब वो सारी चीजें हमें और आपको वस्तुतः दिखाई दे रही हैं। अब हमें और आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लग रही हैं। मतलब अभी कुछ समय पहले आपने देखा एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही थी, अब देखिए बाढ़ का स्थिति है, और असम का तो बाढ़ के साथ पुराना रिश्ता रहा है। आपको याद होगा कि सालों साल पहले से असम के लोग पहले बाढ़ का इंतजार करते थे। मतलब बाढ़ जो आती थी तो असम में खुशहाली लाती थी। मतलब बाढ़ अपने साथ कुछ ऐसी उपजाऊ भूमि छोड़ जाती थी जिसकी वजह से असम मालामाल हो जाता था खेती के क्षेत्र में। लेकिन अब जो वर्तमान में जो क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं, या हम आप इंसानों की जो लालच था, उसकी वजह से बाढ़ असम के लिए तबाही का दूसरा नाम हो गया। या हम दूसरे देश के हिस्सों में भी कह सकते हैं कि कहीं भी बाढ़ आ रही है तो तबाही ही ला रही है। अब लेकिन सर, ये तो हम असम बिहार की बात करते हैं जो लो लाइंग एरियाज हैं, और इसको बड़े अच्छे तरीके से बताया कि दोनों नदियां, चाहे वो ब्रह्मपुत्र है या फिर तीस्ता है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए, मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, साथ ही साथ गुजरात की बात करें, ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर आए दिन, पिछले साल भी हमने देखा था, इस साल भी, और साथ ही साथ महाराष्ट्र, क्योंकि वहां चलिए हम मानते हैं कि वाटर ड्यूटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात में क्या वजह देखते हैं? नहीं, देखिए, कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में अगर आप देखेंगे
तो अभी देखिए मुझसे पहले पैनलिस्ट ने बताया कि हमने नदियों का सकरा कह दिया, मतलब नदियों का जो एक स्वाभाविक एक बहाव होता था उसको हमने एक प्रकार से बांध दिया। दूसरी चीज, जो वन थे, जो फॉरेस्ट थे, जो बारिश के बहाव को रोकते थे, या फिर ऐसी भूमि थी जो बारिश को सोखती थी, वहां हम लोगों ने कंक्रीट के जंगल बना दिए शहरों में या अलग अलग जगह। और तीसरा चीज, बढ़ती हुई जनसंख्या का जो दबाव है, ये हमारी जो प्रकृति है, ये नेचर है, अब इसे झेल नहीं पा रहा है। और यही कारण है कि जो अब हम और आप लोग क्लाइमेट चेंज के प्रभाव के रूप में देखते हैं कि थोड़े से समय में इतनी ज्यादा घनघोर बारिश हो जाती है, जो कि पूरे मानसून के सीजन के दौरान होनी चाहिए, जैसे चाहे दक्षिण पश्चिम मानसून हो या दूसरा देश के दूसरे हिस्सों का मानसून। तो ये जो थोड़े से समय में एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ये एकदम बादलों के फटने जैसी स्थिति हो रही है, तो इसके कारण नदियों का एक प्रकार से जल स्तर बढ़ जा रहा है। और तीसरा एक और मैं जोड़ना चाहूंगा, मैं बुंदेलखंड से ताल्लुक रखता हूं, हम और आप लोगों ने नदियों का जो मोरंग थी, जो बालू थी, वो पूरा खनन करके नदियों को सूना कर दिया, उनकी कोख को सूना कर दिया। अब पानी को वो कैसे अपने अंदर रोक पाए, और कहीं अब ऊंचाई से जो पानी आता है उसके साथ गाद ही आ रही है अब, और वो गाद के कारण अब नदियां भी बुरी तरह से बेहाल हैं। चलिए, अभी तक का जो कारण समझ में आता है, हमारे तीनों पैनलिस्ट इस बात पर पहुंचे कि एनक्रोचमेंट सबसे बड़ी वजह है। लेकिन एक बार जरा मैं नवीन भटनागर जी को भी इंक्लूड करना चाहूंगी। सर, आप अपनी बात यहां पर रखिए। करोड़ों खर्च किए जाते हैं तैयारियों पर, लेकिन फिर भी सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती है। तीनों पैनलिस्ट को आपने सुना, आपके विचार में क्या सबसे बड़ी वजह है? एक्चुअली क्या है कि इससे पहले भी आपके चैनल पे और दूसरे चैनल पे मैं बता चुका हूं कि ये जनवरी से ही शुरू कर देना चाहिए प्लानिंग, जो ये राज्य सरकारें अपने चक्कर में ज्यादा नहीं कर पाती हैं। नहीं तो इनको जितने नदी नाले हैं इनकी सफाई करना है, रिपेयरिंग करना है, जो टूट गए हैं उनका रिपेयरिंग करना है, ये सब नहीं कर पाते। तो जितना बैकलॉग है, जितना पानी नदी नालों में इकट्ठा होता है, एक तो वो बैकलॉग मारता है। दूसरा, ये अनऑथराइज्ड जो लो लाइन एरिया में लोगों ने कब्जा कर लिया है, वहां से पानी को आगे जाने का रास्ता नहीं मिल पाता है। तीसरा जो है, हमारे राज्य सरकारों के पास एनफ फंड दिया हुआ है हमारी एनडीएमए की तरफ से, और उनका भी अपना है, तो क्यों नहीं जो प्रिक्योरमेंट किया जाता है सामानों का, रबर बोर्ड्स क्यों नहीं मंगाई जाती हैं, लाइफ जैकेट्स क्यों नहीं मंगाई जाती हैं, इम्प्रोवाइज तरीके से और सामान क्यों नहीं बनाया जाता है। देखिए, पानी आएगा, ये तो भगवान की मेहरबानी है कि बारिश हो रही है, लेकिन उससे डरने की बजाय उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट, ये वाजपेयी जी के टाइम से शुरू हुआ था ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का, लेकिन कोई भी आज तक इसको नहीं कर पाया, जिसका नतीजा ये है कि आज हम लोग परेशान हैं और ये जरा सी बाढ़ में घबरा जाते हैं, और बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो अभी हम लोगों से हो रही हैं। सर, एक चीज बताइए, देखिए आप एक एनडीआरएफ का पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहां जहां बाढ़ आएगी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप लोग को किस तरीके से आम जन की जान बचानी है वो आपकी प्राथमिकता होती है, और उसी पर आप अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि रबर बोर्ड्स पहले से अरेंज हो जानी चाहिए और जनवरी से ही तैयारियां होनी चाहिए। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात, पिछले कुछ सालों से अगर मैं कंपैरिजन आपसे पूछूं, क्या एनडीआरएफ की जिम्मेदारियां, वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया है? आपको क्या महसूस होता है? क्या आए साल बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है क्या? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, और हम लोग भी की तैयारी भी पूरी है, और हम लोग बराबर अपनी टीमें अकॉर्डिंगली, जो हमारे कंट्रोल रूम रहते हैं, इंफॉर्मेशन आती रहती है, और अकॉर्डिंगली जहां जरूरत होती है हमारी टीमें पहुंच जाती है। वहां लोकल एसडीआरएफ पुलिस की मदद से हम लोग वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस पे जुट जाते हैं, और जितनी हमारे पास कैपेबिलिटी होती है। अब मान लीजिए कोई बाढ़ के पानी में नदी में कोई फंस गया है, नहीं मिल रहा है उसकी बॉडी, तो हमारे पास सोनार सिस्टम है। सोनार सिस्टम से क्या होता है, नदियों में जो है आपके गडर्स आ जाते हैं, झाड़ आ जाते हैं, पेड़ आ जाते हैं, तो उसमें बॉडी फंस जाती है, या इंसान जो है बहता हुआ जा रहा है उसमें फंस जाता है, तो वहां पर हम लोग उसको ढूंढ के निकाल सकते हैं, और लाइफ बचाई जा सकती है अगर टाइमली। एक बार फयाज साहब आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, क्या प्लानिंग में कमी नजर आती है आपको? एक्चुअली मैडम, ये सवाल तो बहुत ही गंभीर है। अब बोलना भी आसान नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो हमसे पहले बोलते हुए कृष्णा मित्रू सर ने बोला था
ये देखिए, आप के कहीं भी जो स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है, लीनियर स्ट्रक्चर बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, कहीं भी जो नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न है उसको नजरअंदाज हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली का ही उदाहरण दे, तिलक ब्रिज है, मिंटू रोड ब्रिज है, किसी ने उसको बनाने से नहीं रोका, लेकिन वहां जो पानी जमा होता है, हमारी कार तैरती है, इसका ध्यान हमने क्यों नहीं दिया? नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न जो यमुना तक जाती थी उसको क्यों हमने अवरोध किया? तो हर जगह यही बात हो रही है, जो नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न है उसके बीच में घर बन रहे हैं, वो फ्रेगमेंटेड हो गए। मैं ड्रेजिंग से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। एज ए साइंटिस्ट मेरा मानना है कि किसी भी नदी को उसके क्लींजिंग मैकेनिज्म, सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म होती है, और किसी नदी के बेड में आप ड्रेजिंग करते हैं तो उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से को ऑल्टर करते हैं। तो मेरा मानना है सिर्फ जगह ही छोड़ दें तो ये नदियां बेहतर करेगी, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है मैडम। हाँ। जो मुझे ऐसा नजर आता है कि स्टिल हम लोग बहुत ही शॉर्ट टर्म प्लान के साथ काम करते हैं। हमें लॉन्ग टर्म प्लान 50 साल का चाहिए कम से कम, एक बार में कहीं इंटरवेन करने के लिए, तभी नदियों से बच सकते। मुझे याद है बचपन में मैंने बाढ़ के साथ में रह के मैंने देखा लोग सेलिब्रेट करते थे, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने बांध बनाए, ढेर सारे बांध बनाए। कोसी नदी देखें आप, बिहार की बात करें, ब्रह्मपुत्रा है या दामोदर है, नॉर्थ की सारी नदियों में ग्रेडियंट कम ऑलरेडी है जिससे बाढ़ आती है, लेकिन दूसरी जगहों पे क्यों प्रॉब्लम आ रही है? तो दूसरी जगह प्रॉब्लम आने का एक सबसे बड़ा मेजर रीजन है फ्लड प्लेन का जाना, और जहां से पानी आ रहा है वहां से फॉरेस्ट को खत्म करना। और हमने एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाया। ये इतना ही गलत टर्म है जहां पे हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि नेटिव फॉरेस्ट कम्युनिटी कभी हमने नहीं लगाया, सिर्फ आसानी से बनने वाले ग्रीन कवर को हर जगह लगाया, जो और भी मुश्किलों को बढ़ाते जा रहा है। इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आपने कहा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या हो सकती है? कैसे बाढ़ से होने वाली तबाही को हम रोक सकते हैं? बारिश कम हो रही है, लेकिन फिर भी देश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है। बारिश कम, बाढ़ ज्यादा। क्या है इसके पीछे की वजह? अभी तक जो हमने चर्चा की है, तमाम पैनलिस्ट ने एक बात क्लियर कही है कि एनक्रोचमेंट सबसे बड़ी वजह है, लेकिन उसके साथ साथ एक ठोस प्लानिंग की भी जरूरत है। कृष्ण मित्र साहब, आप ही के साथ इस सेगमेंट की शुरुआत करते हुए जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात फैज साहब ने कही कि हमें आने वाले 50 साल के लिए प्लानिंग करनी होगी। देखिए, तरक्की हो रही है, सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं, हाईवे बहुत अच्छे बन रहे हैं, जिनके लिए लगातार पेड़ भी काटे जा रहे हैं, लेकिन क्या उसका विकल्प है? क्या जितनी मात्रा में कटाई हो रही है पेड़ों की, या फिर जितनी मात्रा में नदियों का इंक्रोचमेंट हो रहा है, क्या हम उतनी मात्रा में पेड़ लगा रहे हैं, या फिर उतनी मात्रा में नदियों को सहेज कर रख रहे हैं, या फिर नहीं रख रहे हैं? क्या प्लानिंग होनी चाहिए? कैसे बचाया जा सकता है इसको? देखिए, मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा आपको बहुत संक्षिप्त में। 1990 के दशक में भारत सरकार ने ये फैसला किया था कि ये स्टडी हुई थी कि भारतवर्ष में आपदाएं कब आती हैं और कैसे आती हैं। एक तो बाढ़ आती है, दूसरा सूखा पड़ता है। ये दो आपदाएं भारतवर्ष में बहुत प्रधान थी। 1990 के दशक में भारत सरकार ने एक हाई पावर्ड कमिटी ऑर्डर करी थी, जिसके चेयरमैन थे मिस्टर केसी पंत। उन्होंने ये बताया कि जब तक के हिंदुस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग नहीं होगी, तब तक के ये चीजें नहीं सुधार सकती। एज ए रिजल्ट, उसकी बदौलत डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया 2005 में। 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह इस्टेब्लिश किए गए। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दो भाग हैं। एक तो जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री खुद हैं, दूसरा होम मिनिस्ट्री के अंदर है जिसके की चेयरमैन होम मिनिस्टर है। दोनों ही सेंटर में है ना। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कैसे चला गया, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में क्यों नहीं ऐड किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का भाग होना चाहिए, जिसमें कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। पुलिस होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, मेडिकल भी होना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत कुछ होना चाहिए। जहां तक के
रिक्लेमेशन। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्रालय तो बनाए गए लेकिन मंत्रालयों के बीच में तालमेल नहीं है, और वही एक बड़ी वजह आप देखते हैं कि प्लानिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही या फिर एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं होता? एक तो तालमेल, हमारा सिस्टम काम करने का क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट एयर टाइट कंपार्टमेंट में काम करता है। अगर मेरा ये कमरा है, मेरे ऑफिस का ये कमरा है, मेरे बगल वाले कमरे में क्या हो रहा है, हम एक दूसरे से इतनी सीक्रेट रखते हैं कि वो आदमी मेरा आइडिया चुरा के अपना आइडिया ना बना ले। ठीक है, ये होता है, ये मैंने प्रैक्टिकली ब्यूरोक्रेसी में देखा है। इस वजह से कोई एक दूसरे से इंटरलिंकिंग नहीं करते। मैंने जैसे अभी कहा कि जो एनवायरमेंटल डिजास्टर्स आते हैं, मैन मेड हो या नेचुरल हो, ठीक है, वो एनवायरमेंट के भाग हैं, वो रेवेन्यू में क्यों है? चलिए सर, वो भी एक मुद्दा है। जाहिर सी बात है कि कोऑर्डिनेशन की कमी और जो कि एग्जीक्यूशन में नहीं होती। सर मैं लौटती हूँ आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बार डॉक्टर सुनील को जोड़ लेती हूँ। डॉक्टर द्विवेदी, एक और बड़ी वजह है कि नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट पर जो काम किया जा रहा था, क्या उससे बाढ़ को रोका जा सकता है? वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली जो नदी जोड़ो अभियान था, ये वाजपेयी जी के समय में चला था और जल संसाधन मंत्रालय ने बाद में इस काम को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दुखद बात यह है कि इस अभियान को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इस परियोजना को 3 भागों में एक्चुअली विभाजित किया गया था, जिसमें उत्तर हिमालयी नदी जोड़ो घटक और दूसरा दक्षिण प्रायद्वीपी घटक और 2000 जो हम कह सकते हैं इनको जोड़ना था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस पर काम नहीं हुआ और अफसोस की बात है कि हमारे देश में लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया और तमाम प्रकार के इश्यूज इसके अंतर्गत दिखा दिए गए, बता दिए गए। कृष्ण मित्रू साहब ने रखी, क्या ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया? कृष्ण मित्रू साहब ने जिस और इशारा किया, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है, कोऑर्डिनेशन मंत्रालयों के बीच नहीं? क्योंकि देखिए, बहुत अच्छी परियोजना है और बहुत अच्छी परियोजना थी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसको स्वस्थ ढंग से, हेल्दी ढंग से बात करनी थी, बैठना था। और जैसा कि विज्ञान के आधार पे अगर हम बात करें तो ये भारत में विकास की मार्ग खोल देगी। अगर ये मतलब रेगिस्तान में फसलें लहलहाने लगेंगी या जहां पर नदियों में बाढ़ आ रही वहां के पानी को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। कुछ इशू उठे थे, जैसे कि हर नदी का अपना एक कुछ सिस्टम होता है, उसके जीव जंतु जो भी पलते पोसते हैं, उसके अंतर्गत कुछ बातें उठी थी ये, और उसके अंतर्गत खुले मन से को चर्चा को करके और उसके अंतर्गत जो भी मुद्दे थे उनको सॉल्व करके इस कार्य को आगे बढ़ाना था। लेकिन दुर्भाग्य से ये काम नहीं हुआ और हम आशा करते हैं कि हो सकता है कि भविष्य में अब फिर से, चूंकि सरकार का फिर से गठन हो गया है, इसके बाद अगर हो सकता है कि हम देखें कि भविष्य में शायद नदी जोड़ो अभियान को एक हम क्रियान्वित होते हुए देखें। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और समझने की कोशिश डॉक्टर फैज आपसे भी करेंगे। नदी जोड़ो अभियान की जहां तक बात होती है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन देखिए जो बात हम समझे हैं कृष्ण मित्रू साहब और डॉक्टर द्विवेदी से, वो यही है कि प्रोजेक्ट तो अच्छे होते हैं, प्रोजेक्ट अच्छे लॉन्च कर दिए जाते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं होता और उस वजह से ना तो ये सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाते हैं और नतीजा ये होता है कि वो सिर्फ लॉन्चिंग और कागजों तक ही सारी चीजें सिमट कर रह जाती है, ग्राउंड पर वो नजर नहीं आती हैं। इसी प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है? मैडम, आई डोंट नो और लोगों ने इसको रिवर लिंकिंग को कैसे देखा, बट एज ए साइंटिस्ट सिंस बिगिनिंग जो एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, तो पन्ना में मैंने बड़े लंबे वक्त तक काम किया एज ए वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, और मैंने देखा कि इस प्रोजेक्ट को बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई इसमें और साइंटिफिक लोगों ने इसका विरोध किया था। और यही वजह है कि अगर इतनी फुल प्रूफ प्रोजेक्ट थी तो ये चालू क्यों नहीं हुई? इसीलिए कि इसमें बहुत सारे अभी भी होल्स हैं जिसको प्लग करने हैं और उसके बाद ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है। लॉन्च नहीं होने की वजह यही है कि अगर जो मदर ऑफ केन रिवर है उसी को हम डुबा देंगे पन्ना को, तो फिर पानी कहाँ से आएगा? तो इस प्रोजेक्ट के इंसेप्शन में जो मुश्किल थी पहले प्रोजेक्ट के, उसको उन खामियों को दूर करने के बाद ही देखा जा सकता है कि वो सफलता उसमें कैसे मिले। लेकिन इसमें दूसरी जो बेसिक चीजें हैं उसको हम ख्याल करने से अभी भी नजरअंदाज कर रहे हैं, आंख बंद करके कह रहे हैं सारी चीजें अच्छी हैं। जब किसी भी नदियों को देखें, फॉर एग्जांपल मैंने गैंजेस या
रिवर यमुना को बड़े गौर से देखा, रिवर गंडक को देखा है। अब उसमें हमने देखा कि जो फ्लड प्लेन है जितने बड़े हैं, और उस फ्लड प्लेन में हमें वहां के फ्लड प्लेन वेटलैंड को आइडेंटिफाई करना, जो या तो सिल्टेड हैं या भर गए हैं या इनक्रोज्ड हैं, उनको रिस्टोर करना, सो दैट जितने बारिश के पानी में एक बार की पानी आता है वो उसमें समाहित हो सके, वो रह सके, जो सूखा का वक्त आता है उस वक्त ये पानी काम आ सके। इस पर काम करने की जरूरत है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लड प्लेन वेटलैंड एंड देयर रिस्टोरेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी सर कह रहे थे कि बहुत सारी सिल्ट आ जाती है, तो जितने भी उद्गम स्थान है वहां पे सीरियस डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लीनियर स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं जिस पर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की अनदेखी हो जाती है, या बहुत जल्दी में काम करने के चक्कर में चीजें रह जाती हैं, और वो अल्टीमेटली इन सिल्ट को लेके फाइनली डीपेस्ट पोजीशन डिप्रेशन जो नदी है वहां तक ले आती है, और जिससे मुश्किलें पैदा होती हैं। तो हमें रिवर लिंकिंग से ज्यादा एग्जिस्टिंग जो काम हम कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करने की जरूरत है, और इस बात से मैं एग्री करता हूं सर के कि इसमें सारे डिपार्टमेंट को साथ मिलकर काम करना चाहिए, साइंटिफिक व्यूज होने चाहिए कि तमाम डिपार्टमेंट्स को एक साथ, बिल्कुल लौटती हूँ सर, तमाम डिपार्टमेंट्स में वही बात कृष्ण मित्र साहब, कोऑर्डिनेशन नहीं आपकी इस बात को लेकर हर किसी ने एग्री किया, और यही बात है कि कागजों पर ही योजनाएं रह जाती हैं। एक बार नवीन भटनागर जी को इंक्लूड करूंगी। नवीन जी, चैलेंजेस कितने बढ़ गए हैं आपके लिए? क्योंकि जिस तरीके से ये बाढ़ आ रही है और अनकंट्रोल्ड है, ये मजे की बात ये है कि अनकंट्रोल्ड है, हाँ। तो उसके अंदर क्या होता है, थ्रेट्स बहुत हो जाती है। जैसे कई बार आधे से ज्यादा गांव कट जाता है, हाँ। नीचे नीचे जो है पानी का इतना तेज प्रेशर होता है कि गांव का गांव कट बह जाता है। इसके अलावा जो है इतनी डेब्रीज और ये सब आ रही हैं, लोग बह जाते हैं, लोगों की समझ में नहीं आता, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, इमीडिएटली पानी का फ्लो आ गया, वो बीच में फंस जाते हैं। तब हमारे पास मैसेज आता है कि जी यहाँ पर ये लोग फंस गए, इनको निकालना है। अब ऐसे टाइम के अंदर वहां पर अप्रोच करना, तो वो सारी चीजें हमारे लिए चैलेंज हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि राज्य सरकारें जो है इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस की जो आइटम्स है, जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो उनके पास नहीं है, और हम लोग से पूछते भी, हम बताते भी हैं, लेकिन वो ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देते, जबकि बजट है उनको और वो खर्च कर सकते हैं। नहीं है तो आप एनडीए में से मांगिए, एनडीए में से मिलेगा, और इसके ऊपर हमारे पीएमओ बहुत सीरियस है, और वो कहते हैं कि सब लोग इसके ऊपर कार्रवाई करें, राज्य सरकारें इक्विपमेंट मंगाएं और लोगों को ट्रेनिंग दें, जो खास तौर से लो लाइन एरिया में रहते हैं, जिनको हम लोग हायर एरिया में शिफ्ट करते हैं ड्यूरिंग दी रेस्क्यू ऑपरेशन। तो वहां पर जो मैनेजमेंट सिस्टम है, लोगों का दवाई है, तूफान के समय में ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को, लेकिन यहाँ पर नहीं। सर एक छोटा सा सवाल का जवाब भी रख दीजिए। यहाँ पर तीनों पैनलिस्ट ये बात कह रहे हैं कि देखिए वजह क्या है कि हमें बाढ़ को रोकना है, और बारिश, देखिए जो प्राकृतिक कारण है, एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, वो एक अलग है, लेकिन एट प्रेजेंट हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं उस पर उपाय कर रहे हैं। क्या आप भी इस तरह की हालात को, इस तरह की सिचुएशंस को फेस करते हैं कि डिमांड आप किस तरह की रखते हैं, या फिर आपकी डिमांड के हिसाब से उतना पूर्ति नहीं होती है गवर्नमेंट की तरफ से भी? देखिए, हम तो सजेशन दे सकते हैं, हाँ। गवर्नमेंट को भी और राज्य सरकारों को भी, और उनको बताते भी हैं कि भाई इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। अब तो बजटिंग तो उन्हीं का काम है, राज्य सरकारों का, हाँ। डिमांड करें, हम उनको नई टेक्नोलॉजी बताते भी हैं, उनके पास SDRF है, SDRF को भी हम लोग ट्रेन करते हैं। इसके अलावा वो जब भी कभी डिमांड करते हैं, NDRF आई जाती है उनकी रेस्क्यू के लिए, लेकिन जितना जल्दी आ सकते हैं हम लोग आके मदद करते हैं। हम केवल पब्लिक को रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर सकते हैं, शिफ्टिंग में मदद कर सकते हैं, और इसके अलावा ये ट्रेन कर सकते हैं लोगों को, और उनके राज्य सरकार की पुलिस है, SDRF है, उनको गाइडलाइन दे सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन, बिल्कुल भटनागर जी लौटती हूँ आपके, ऐसी सिचुएशन आए ही नहीं, उसके लिए फैज साहब ने बहुत अच्छा कहा कि 50 साल की प्लानिंग आज ही करनी होगी। एक बार कृष्ण मित्र साहब, देखिए अभी तक जो सबसे बड़े चैलेंजेस हुआ करते थे वो थे नेपाल और चीन से निकलने वाली नदियां। ये सालों साल से चलता आ रहा है, और आज भी ये बिल्कुल वैसा ही सबसे बड़ा चैलेंज है, खास तौर पर अगर हम उत्तर भारत की बात करें। जी, वो तो है, मैं मानता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट मैंने देखा है, 1966 से देखा है मैंने नॉर्थ ईस्ट, ये परपेचुअल प्रॉब्लम है वहां पे। लेकिन
पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और जो जो काम करना चाहिए सिविक अथॉरिटीज को, वो जहां तक के फ्लड्स का सवाल है, फ्लड कंट्रोल का सवाल है, वो पूरी तरह से नहीं होता। जैसे कि अभी आपने बात आई रिवर लिंकिंग की, वो एक इशू है। मेरा सिर्फ कहना इतना है कि ब्लेम ए पोर्शन, अगर कोई जिम्मेदार है किसी डिजास्टर के लिए, आज तक कितने लोगों को पिन पॉइंट किया गया है और कितने लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है किसी डिजास्टर के लिए? नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा पहले, क्योंकि ये काम, डिजास्टर मैनेजमेंट का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डिजास्टर से कोई लेना देना ही नहीं है। एनवायरमेंट में आप क्यों एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री क्यों नहीं बनाते हैं जी? वहां पे क्या होगा कि आपको स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताल्लुक लेवल पे, विलेज लेवल पे आपको ये अथॉरिटीज बनेंगी जो कि स्पेसिफिकली किसी भी आपदा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो जो लोग इस डिपार्टमेंट में होंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में होंगे, वो क्वालिफाइड लोग होंगे और उनको आप कह सकते हैं कि आपकी गलती है, ये आपकी नाकामी की वजह से। यानी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और आज की तारीख में जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कोई। आज के दिन में किसी भी जिम्मेदारी को नहीं दिया जाता। नोबडी ओन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक बार फैज साहब आपके पास आते हुए, जो 50 साल की प्लानिंग की आप बात कर रहे हैं, अगर हम आज की तारीख से भी शुरू करें तो शुरुआत कहां से होनी चाहिए? चेंजेस क्या क्या होने चाहिए एट प्रेजेंट अगर आज की तारीख से तैयारियों की शुरुआत होती है तो? सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो नदियां हैं, मेन रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज, उनसे बात करनी चाहिए। आपको लगता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, नदियां अक्सर बाढ़ में ही बोलती हैं। वो व्हाट कॉल इरोजन करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं और उस सेडिमेंट को कहीं जमा करती हैं, इसी तरह वो बोलती हैं। तो नदियों को लंबे वक्त तक बात करना होगा कि नदियां क्या चाहती हैं, कैसे मुड़ती हैं, मियांडरिंग क्या करती हैं। और दूसरा, जो शहरों का रख रखाव है, उसके प्लानिंग में हमें बहुत जरूरत है ये ड्यान देने की कि जो नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न है उसमें कोई अवरोध पैदा ना हो, उसको हम रोके नहीं, उसको बहने दें, उसका रास्ता निकालें। या तो ड्रेनेज कंक्रीट का बना के निकालें या कच्चा ड्रेनेज है तो उसको जाने दें। अगर ये हम कर पाए तो एक बेसिक चीजें निकल जाएंगी। नदियों से बात करके आप ये जान सकते हैं कि फ्लड प्लेन में कितने फ्लड प्लेन वेटलैंड्स हैं जो कितने सारे पानी को समाहित कर सकता है, उसको चिन्हित करें। चिन्हित करने के लिए कुछ वेजिटेशन होते हैं, टाइफा, फ्रेगमाइटिस, जिसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वेटलैंड थे, उसको डिसिल्ट करें, उसमें पानी भरने दे बारिश का, बाढ़ का, जिससे कि पिंच पीरियड में वो आपको काम भी देगा। इस तरह से मैनेजमेंट करें। और आप कैरेक्टरिस्टिक जो फ्लड प्लेन के ग्रासेस हैं उसको राइपेरियन जोन और एक्टिव फ्लड प्लेन में लगाएं। ट्री प्लांटेशन ना करें, उसको ओल्ड एलुवियम फ्लड प्लेन के लिए ट्री रखें। तो इस तरह से अगर फ्लड प्लेन वेटलैंड और ग्रासलैंड और फ्लड प्लेन फॉरेस्ट के जरिए आप नदियों को एक रास्ता दिखा सकते हैं जो फ्लड को मैनेज करने में बहुत सारी मदद कर सकता है। और इसमें डिपार्टमेंट्स के साथ साथ आम जन की भूमिका भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। डॉक्टर द्विवेदी, एक कमेंट आपसे भी इसी पर चाहूंगी। अब मुझे इस समय महात्मा गांधी जी याद आ रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस धरती के पास, इस नेचर के पास हमारी आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए सब कुछ है, लेकिन मेरा आपका लालच पूरा नहीं कर सकती है। यही कारण है कि हम लोगों ने लालच अपना लिया है। अपनी जरूरतों को तो हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन लालच, ग्रीड और नीड में एक अंतर होता है और हम लोग ग्रीड के पीछे भाग रहे हैं। तो आम व्यक्ति को सेंसिटाइज होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, अपने तरफ से कुछ अच्छे काम अपनाने पड़ेंगे। हर बाढ़ के पीछे एक मैसेज छिपा हुआ है, उस मैसेज को डिकोड करना पड़ेगा। जैसे अभी डॉक्टर फयाज साहब ने कहा कि बाढ़ की आवाज सुनो, नदियों की आवाज सुनो, नदियों से बात करो। मतलब नदियां कुछ कहना चाह रही हैं, बता रही हैं, क्योंकि अभी तो ये एक झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो हमें और आपको आगे आने वाले समय में, अगले जो कुछ साल हैं, मौसम के ऐसे प्रतिकूल कई थपेड़े सहन करने पड़ेंगे और हमें और आपको इन छोटी छोटी घटनाओं से आज सबक लेने की जरूरत है। हमें सरकार की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, हमें हर आम जन व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम उस देश के रहने वाले हैं जहां नदियों की पूजा होती है। बड़ा ही पैराडॉक्सियल एक प्रकार का बिहेवियर है। एक तरफ हम नदियों की पूजा करते और दूसरी तरफ उन्हीं नदियों
नदियों को कूड़ा करकट और तमाम चीजों से उन नदियों को सकरा करके या उन नदियों को तटबंध बांध के उनको रोकते हैं, उनके साथ जितना भी बुरा व्यवहार कर सकते हैं वो करते हैं। तो अब समय आ गया है कि हमें और आपको कहीं ना कहीं से अपने इन जो मैसेज हैं, हिडन मैसेज, इनको समझना पड़ेगा। और इनमें विद्यार्थियों की, आम जन की बहुत बड़ी भूमिका है। और यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे देश में युवा हैं लगभग 32 करोड़ के आसपास, अब उन्हें सेंसिटाइज करने की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाला समय उनका है। अगर हम उनको अच्छी धरती नहीं दे पाए, अच्छी एक सुफलाम सुजलाम वाली धरती नहीं दे पाए, बाढ़ युक्त धरती या गर्म रेगिस्तानी जमीन दे सके, या ऐसी धरती जहां पर उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो, तो कैसा विकास है? हमें आपको सोचना पड़ेगा कि ये विकास नहीं, ये विनाश है। और हमें और आपको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं उनको तरफ भी एक प्रकार से देखना पड़ेगा कि जो अलग अलग विकास और विनाश के बीच का फर्क समझना होगा, ग्रीड और नीड के बीच का फर्क समझना होगा। भटनागर साहब, आखिरी कमेंट आपसे भी एक। सर, ऑडियो ने बताया, सभी ने अपने अपनी क्षमताओं के अनुसार बहुत सही बताया है, और मैं भी इनसे एग्री करता हूँ कि हमें जो है नदियों की तरफ अब ध्यान देना चाहिए। जो वाजपेयी जी के टाइम में जो प्रोजेक्ट छूट गया था, वाटर इंटीग्रेटेड सिस्टम, नदियों को जोड़ना है और इनका जो सफाई करना है और इसको डेवलपमेंट करना है, ये बहुत जरूरी है। साथ ही हमें जो है लो लाइन एरिया में जो लोगों ने अनऑथराइज्ड एरिया पे एंक्रोचमेंट किया है वो हटा देना चाहिए अभी से ही। और इसके अलावा जो है जो तालाब जो पानी होते थे बारिश में, वो तालाबों में इकट्ठे होते थे, लोगों ने वो तालाब गायब कर दिए, वहां पर कॉलोनियां खड़ी हो गई हैं, तो उसको वापस ट्रेस आउट करके उनको डीप कर देना चाहिए ताकि पानी वहां रुक सके, नदी के ऊपर लोड ना आए। बिल्कुल नदी पर लोड आता है, हाँ। तो जो अब हो रहा है वही होगा। बिल्कुल कृष्ण मित्र साहब, एक इंडिविजुअल, एक आम नागरिक के तौर पर एक नागरिक की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है इसमें? हम सरकारों पर निर्भर ना रहे, क्या एक आम इंसान, आम नागरिक अपनी तरफ से कोई पहल कर सकता है? कृष्ण मित्र साहब, देखिए ये जो डिजास्टर, साहब मैं आपका भी लेती हूँ कमेंट, एक मिनट जरा, एक कृष्ण मित्र साहब का छोटा सा कमेंट फिर आपसे लेती हूँ। जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान या पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं, उसमें अगर आप जाएं, डीपली जाएं, तो हर एक RWA, हर एक गांव की पंचायत को भी इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं होता, वो खाली RWA और पंचायतों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जी फयाज साहब। जरूरी। सर ऑडियो म्यूट है। मांगी, चौड़ी सड़कें मांगी, मेट्रो मांगा, सारी चीजें मिल गई, लेकिन क्या हमने एक अच्छी नीली नदी मांगी? क्या हमने बोला कि नदियों में डॉल्फिन वापस लाओ? क्या हमने बोला कि नदियों की सारी मछलियां वापस लाओ? अगर हमने मांगना शुरू किया तो शायद ये नदियां जी उठेंगी, जो हमें भी बहुत अच्छी बात। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम चर्चा को यही समाप्त करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और उपाय हमें बताए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।